Yes, we are doing chapter of history, civilizing the natives, educating the nation. We are doing this chapter, and in this chapter you have read about linguist. Linguist means person who have knowledge of various languages, know various languages. तो इसमें आप लिंग्विस्ट के बारे में पढ़ चुके हो. नेक्स्ट, कैसे इंडिया में मदरसा सेटअप हुए, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो ये सब इंडिया में सेटअप हुए. टुडे वी विल रीड अबाउट ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट कौन होते थे? those with the scholarly knowledge of the language and culture of Asia. Scholarly knowledge of the language and culture of Asia. कौन होते थे ये लोग? Orientalist. Linguist कौन होते थे? Someone who knows and studies several languages. Linguist, someone who knows and studies several languages. And Orientalist, those with the scholarly knowledge of the language and culture of Asia. अब पहले हमने पढ़ना है errors of the East, grave errors of the East. अब ब्रिटिश सब एक जैसे तो थे नहीं, कुछ ने इंडिया के कल्चर की, लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट की, बट बाकी सारे इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट नहीं करते थे. कुछ तो ये मानते थे कि इंडिया ईस्टर्न कंट्री है ना, ईस्ट पार्ट में है, तो ब्रिटिश वेस्ट से आए थे. तो वो कहते होते थे ईस्ट की जो नॉलेज है ना, दैट इज फुल विद एरर्स. एरर से भरी हुई है ईस्ट की नॉलेज. इंडियंस को वेस्टर्न नॉलेज देनी चाहिए. वेस्ट की नॉलेज साइंटिफिक स्किल्स में उन्हें ट्रेनिंग देगी. ईस्ट की जो नॉलेज है दैट इज फिल्ड विद एरर्स. तो इस वे से कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ टू टीच इंडियन पीपल इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर. जबकि पहले हमने पढ़ा है जो लिंग्विस्ट आए थे वो प्रेज करते थे कि इंडिया का ही कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस इंडियंस को पढ़ानी चाहिए क्योंकि इनका पास्ट बहुत ग्रेट था. तो वो लोग इंडिया के कल्चर और लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करते थे. बट फ्यू ब्रिटिश, जैसे कि इसमें आप जेम्स मिल के बारे में पढ़ोगे, ये ईस्ट की नॉलेज को कहते थे फिल विद एरर्स. तो अब इसमें हमने ये पढ़ना है. फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials, अब उन्होंने क्या करना शुरू किया? began to criticize the knowledge of the East. अब ये ओरिएंटलिस्ट लर्निंग में बिलीव नहीं करते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटलिस्ट होते कौन है? those with the scholarly knowledge of the language and culture of the Asia. तो ये ओरिएंटलिस्ट, आप कहोगे कि ओरिएंटलिस्ट में बिलीव नहीं करते थे, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया. ओरिएंटलिस्ट विजन को क्रिटिसाइज किया इन्होंने. They said that knowledge of East was full of errors. ईस्ट की नॉलेज किससे भरी हुई है? एरर्स है उसमें. ईस्टर्न लिटरेचर उन्होंने कहा नॉन सीरियस है. अब इन्होंने कहा कि रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट in encouraging and the study of Arabic and Sanskrit languages and literature. उन्होंने कहा ये टाइम वेस्ट वाली बात है क्योंकि तब ब्रिटिश ऑफिशियल्स अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस देते थे. यू हैव रेड अबाउट देम ना. बताओ कौन से आपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ा हु गेव रिस्पेक्ट टू पर्शियन एंड संस्कृत लिटरेचर? विलियम जोन्स. वेरी गुड. विलियम जोन्स एंड
हेनरी कोलब्रुक और नाथानियल, वेरी गुड। सबसे पहले आपने पढ़ा विलियम जोन्स, देन कोलब्रुक एंड देन नाथानियल। मींस ये वाले ब्रिटिश ऑफिशियल्स किसकी रिस्पेक्ट करते थे? संस्कृत एंड अरेबिक लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की। बट अ फ्यू ऑफिशियल्स जो कि कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ ईस्ट फुल विद एरर्स, और वो कहते थे टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। ब्रिटिश जो है जो इसकी प्रेज कर रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। किस चीज में? अरेबिक एंड संस्कृत लिटरेचर के ऊपर जो स्ट्रेस दे रही है ना, इंडियंस को कह रहे हैं कि यही पढ़ना चाहिए, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है ना, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। जेम्स मिल तो ऐसा एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने कहा, ही अटैक्ड ओरिएंटलिस्ट, मतलब उनके विजन्स, उनके व्यूज को उसने क्रिटिसाइज किया, ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट था ये। अब इसने क्या कहा कि शुड नॉट टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड, क्योंकि कोलब्रुक क्या चाहता था? तो उसको था कि विन द हार्ट ऑफ इंडियंस, इनको एलियन लिटरेचर मत पढ़ाओ। अगर आप इंडिया पे रूल करना चाहते हो, उसने ब्रिटिश को ये कहा कि अगर आपने इंडिया पे रूल करना है तो सबसे पहले इनके दिल में अपनी जगह बनाओ। टीच देम देयर ओन कल्चर, ओन लैंग्वेजेस। इन्हें एलियन लैंग्वेज या एलियन कल्चर ना पढ़ाओ। अगर आप इन्हीं के कल्चर को, इन्हीं के लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दे दोगे तो मे बी आप इनके हार्ट में अपने लिए जगह बना पाओगे, रिस्पेक्ट रहेगी आपकी। बट अब जेम्स मिल ने क्या कहा कि ये मत सोचो व्हाट द सब्जेक्ट्स वांटेड, ये ना सोचो कि इंडियंस क्या चाहते हैं, ये चीज सोच के मत पढ़ाओ कि व्हाट द इंडियंस वांटेड, लीव इट। इंडियंस जो चाहते हैं उसे छोड़ो, उस चीज को इंपॉर्टेंस मत दो, जो चाहते हैं रहने दो। उसने कहा इस चीज को इंपॉर्टेंस मत दो, व्हाट द नेटिव्स वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, लीव इट। इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, उसने कहा ये चीजें इग्नोर करो, इनके दिल में जगह बनानी है, ऐसा छोड़ो। उसने कहा एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। वो कहता है इनके बारे में ये ना सोचो कि आप इनको खुश रखोगे, जो ये चाहते हैं वही पढ़ाओ, नो, लिव इट। जेम्स मिल अटैक्ड ओरिएंटलिस्ट। इसने किस पे स्ट्रेस दी? वो चीजें पढ़ाओ जिससे इन्हें किसमें नॉलेज मिले, जो कि इन्हें साइंटिफिक या फिर आप को इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आप इन्हें वो चीज पढ़ाओ, ना कि इन्हें खुश करने के लिए सब्जेक्ट्स पढ़ाओ। तो these were the views of James Mill. Indians should made familiar with scientific and technical advances that West has made. उन्होंने कहा कि इन्हें साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो भी डेवलपमेंट्स वेस्ट में हुई है ना, इंडियंस को पता होनी चाहिए। वो सारी डेवलपमेंट्स के बारे में इंडियंस को भी बताओ। डेवलपमेंट्स विच हैड टुक प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने कहा इंडियंस को भी नॉलेज दो उन डेवलपमेंट्स की, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। वी शुड टीच इंडियंस दोज डेवलपमेंट्स, वी शुड नॉट make place, we should, there is no need to make place in their heart. We should not teach those subjects which Indians wanted. छोड़ो इन चीजों को, कहता दिल जीतने की जरूरत नहीं है, इन्हें साइंटिफिक नॉलेज दो, जो डेवलपमेंट्स वेस्ट में हुई है इन्हें वो सिखाओ। दैट्स व्हाई जेम्स मिल अटैक्ड ओरिएंटलिस्ट। अब अपने आप बताओ जेम्स मिल एंड कोलब्रुक के व्यूज मैच हो रहे हैं? कोलब्रुक कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाने को कह रहा है? संस्कृत एंड अरेबिक, पर्शियन, उनके अपने ही कल्चर इंडियंस को। एंड जेम्स में क्या कह रहा है कि इसको बॉर्डर ना करो इंडियंस को, लीव इट। इन्हें वो चीजें पढ़ाओ जिसकी जरूरत है, इनको इनके दिल में जगह बनाने की जरूरत। इन्हें जो जो डेवलपमेंट वेस्ट में हुई हैं साइंटिफिक फील्ड में, टीच देम, इन्हें वो चीजों के साथ फेमिलियर करो। रादर देन द पोइट्री, सेक्रेड लिटरेचर, वो कहता है ये छोड़ो, पोइट्री नहीं पढ़ानी, सेक्रेड लिटरेचर, रिलीजियस बुक्स पढ़ाने से कुछ नहीं मिलना। टीच देम
developments that had taken place in west such as scientific field में टेक्निकल जो भी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुई हैं, टीच देम दोस, नॉट टू टीच देम रिलीजियस टेक्स्ट। वो कहता है इन्हें रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ाने की जरूरत, इन्हें डेवलपमेंट्स के बारे में सिखाओ, वो पढ़ाओ। ये मेक देम फेमिलियर विद द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो उसने कौन सी चीजें पढ़ाने से मना किया इंडियंस को? सेक्रेड आप कहोगे कि रिलीजियस बुक्स, पोइट्री, उसने कहा लीव इट, ये मत पढ़ाओ इनको। बाय 1830, जबकि कोलब्रुक तो वो खुद विलियम जोन्स तो खुद पढ़ता होता था पंडितों से, पता ना, संस्कृत लैंग्वेज उसने पंडित से सीखी थी। यू नो इट वेरी वेल ना कि कलकत्ता में वो कितनी देर रहा, बिकॉज वो पॉइंट क्या हुआ था, he was appointed as the junior judge of Supreme Court, and in those days Supreme Court was in Calcutta because earlier the capital of India was Calcutta। तो कलकत्ता कैपिटल थी, तो वो विलियम जोन्स काफी साल कलकत्ता में रहा एंड उसने वहां पे संस्कृत लैंग्वेज सीखी पंडितों से। दैट्स व्हाई ही रिस्पेक्टेड ना, तभी वो इंडिया के कल्चर की, लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करता था। जेम्स मिल ने तो कहा कि नहीं, लीव इट, ना तो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाने की जरूरत है, ना ही पोएट्री। मेक देम फेमिलियर विद द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इसने कहा वो पढ़ाओ इनको। नेक्स्ट, अब बाय 1830 अब ओरिएंटलिस्ट के जो थे ना, दे बिकेम, उनके ऊपर अटैक बढ़ते चले गए। अब ओरिएंटलिस्ट पे और अटैक होने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन इन्फ्लुएंशियल, अब ये पर्सन कौन है, थॉमस बेबिंगटन। ये आउटस्पोकन ब्रिटिश ऑफिशियल था, थॉमस बेबिंगटन, आउटस्पोकन ब्रिटिश ऑफिशियल। इसने अब क्या कहा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, आप इसका अगर नेम लर्न करना है तो यू कैन लर्न लाइक दिस, थॉमस मैकाले, ठीक है, इस नाम से ये पॉपुलर है, थॉमस मैकाले, लर्न लाइक दिस। बेबिंगटन अगर आप नहीं भी लर्न करते, इसका पॉपुलरली इसको क्या कहते हैं, थॉमस मैकाले, ठीक है। थॉमस मैकाले ने अब क्या कहा, ही सॉ इंडिया एज अनसिविलाइज्ड कंट्री। तो ये तो थी, इंडियंस वर अनसिविलाइज्ड, ब्रिटिश खुद कहते होते थे कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड है, डिडंट नो हाउ टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको आते ही नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करने आते थे। तो ब्रिटिश खुद कहते होते थे कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो थॉमस मैकाले ने क्या कहा कि इंडियंस कौन है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, अनसिविलाइज्ड। तो और उसने क्या कहा कि नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, उसने कहा इन्हें सिविलाइज्ड करना है। थॉमस मैकाले के व्यूज बताओ। He was on the view that Indians were uncivilized and there is need to civilize them. उसने कहा इन्हें सिविलाइज करना है इंडियंस को। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to the England had produced. वो कहता था इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनकी ऐसी कोई भी, इनका लिटरेचर कंपेयर नहीं कर पाता जो कि इंग्लैंड के हैं। अपनी कंट्री के हर चीज को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। किसने, थॉमस मैकाले। He called Indians uncivilized. He said that we should firstly civilize them. और उसने कहा कि हमारी कंट्री के साथ compete भी नहीं कर पाते, इनका कोई भी किसी भी फील्ड में इंडियंस हमारी कंट्री के साथ compete नहीं कर पाते, इनकी नॉलेज हमारी कंट्री से compete नहीं कर पाते। अब what happened? उसने मैकाले के व्यूज सुनो। उसने कहा a single shelf of गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, उसने कहा एक सिंगल शेल्फ ले लो यूरोपियन लाइब्रेरी की, उसने कहा एक छोटी सी शेल्फ है यूरोपियन लाइब्रेरी की, ठीक है, वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। सोचो, उसने कहा हमारी एक छोटी सी शेल्फ लाइब्रेरी की, उसकी वैल्यू ज्यादा है आपके पूरे लिटरेचर। हमारी एक छोटी सी शेल्फ लाइब्रेरी की जो नॉलेज उसमें है, वो बुक्स वहां पे जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, जो नॉलेज उनमें है, आपका पूरा लिटरेचर में वो नहीं है, इंडिया के पूरे लिटरेचर में वो नॉलेज नहीं है। इसने ये कहा, हु सेड, मैकाले। हु सेड टीच देम the developments that took place in western countries, not to teach them, जेम्स मिल। याद रहेंगे ना ये। मैकाले ने क्या कहा, इंडियंस कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इनको, सिविलाइज।
और उसने क्या कह दिया कि इनकी जो नॉलेज है वो हमारी कंट्री से कम्पीट, इंग्लैंड से कम्पीट। उसने कहा छोटी सी लाइब्रेरी की शेल्फ ले लो हमारी और इनका होल लिटरेचर ले लो इंडिया का, वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा इंडियन लिटरेचर, क्योंकि वो वेस्टर्न नॉलेज को ज्यादा वो सुपीरियर मानते हैं। तो इस वजह से ही अर्ज दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रोमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग और इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज। तो कौन सी लर्निंग पे उसने कहा छोड़ दो, कैसी लर्निंग छोड़ दो, मींस एशिया में ही रह के हम एशिया का ही कल्चर ना पढ़ें, इंडियंस एशिया में रह के एशियन लैंग्वेजेस को ही नहीं पढ़ना, एशिया में रह के एशिया के ही कल्चर को नहीं पढ़ना। उसने ये कहा कि आप ओरिएंटल नॉलेज को छोड़ दो, इस पे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई पब्लिक मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ओरिएंटल लर्निंग को उसने कहा डिस्करेज कर दो, लीव ओरिएंटल लर्निंग। देखो अपनी कंट्री में रह के अपनी कंट्री का लिटरेचर नहीं पढ़ना, लीव ओरिएंटल लर्निंग। ये किसने कहा, मैकाले ने। कौन सी लर्निंग पे स्ट्रेस दी, वेस्टर्न, अपनी कंट्री इंग्लैंड। With great energy and passion, Macaulay laid stress need to teach English language. इसने कहा ना तो संस्कृत पढ़ाओ, ना पर्शियन, ना अरेबिक, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाओ इन्हें, टीच देम इंग्लिश। इनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाओ, इनके सारे सब्जेक्ट्स का मीडियम क्या रखो, इंग्लिश। जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है किसमें दो, इंग्लिश का। वो इन्हें अनसिविलाइज्ड मानते थे, आपको क्या करना चाहते थे इन्हें, सिविलाइज। तो मैंने बिगनिंग में एक बात बताई थी कि इसके पीछे भी ब्रिटिश का खुद का बेनिफिट था। क्या चाहिए था उनका, तो एंड में क्या चाहिए थे, क्लर्क्स। तो क्लर्क्स तो तभी आते हैं ना, जब क्लर्क्स तो तभी बनते हैं अगर इंग्लिश आती होती है ना, तभी बनते ना। अगर यूरोप से क्लर्क मंगाते तो यूरोप के लोग बहुत पैसे मांगते थे, Indians बेचारे poor and the British Indians were poor and were ready to work at low wages। तो उन्होंने कहा इन्हीं को पढ़ाओ, इन्हीं को ट्रेन करो, इन्हीं को ट्रेन करके इन्हीं से काम लो, तो इन्हें इंग्लिश सिखाओ। तो विद ग्रेट एनर्जी, अब मैकाले ने किस पे स्ट्रेस दी, he stressed, he gave importance, he said that there's need to teach which language to Indians, English language। अब he felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature। अब अपना ही मोटिव था पीछे कि अगर इंडियंस को इंग्लिश आएगी तो हमारा लिटरेचर पढ़ेंगे, इंग्लैंड का लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है। वो अपने लिटरेचर को क्या कहते थे, फाइनेस्ट। तो उसको था कि अगर इंग्लिश आएगी तो क्या पढ़ेंगे, फाइनेस्ट लिटरेचर। फाइनेस्ट लिटरेचर को कहाँ का, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट, वो वेस्ट को कहते थे। It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values, and culture। तो उसने कहा इन्हें इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सीख के ये लोग क्या हो जाएंगे, सिविलाइज्ड। इनके टेस्ट, कल्चर, ये सब चेंज हो जाएंगे। जैसे ही इंग्लिश सीखेंगे इनमें चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो ये लोग सिविलाइज्ड ही होके रह जाएंगे, अनसिविलाइज्ड नहीं रहेंगे, सिविलाइज्ड। तो इसमें भी तो ब्रिटिश का ही फायदा था, इंडियंस को सिविलाइज करना, एक ऐसी जगह पे रूल करना जहाँ के लोग अनसिविलाइज थे। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती, क्योंकि वो लोग अनसिविलाइज, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करते थे। तो वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनको सिविलाइज करो, इन्हें इंग्लिश सिखाओ, ठीक है, ताकि हम इनसे कन्वर्स भी कर सकें, बात भी कर सकें इनसे, इन्हें इंग्लिश सिखाओ। तो इसलिए मैकाले ने किसको डिस्करेज किया, which languages, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन, एंड ही गेव इंपॉर्टेंस ओनली टू इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश सीखने से उसने क्या कहा कि क्या हो जाएंगे ये लोग, सिविलाइज्ड एंड फेमिलियर विद द डेवलपमेंट्स दैट हैड टुक प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। वैसे भी उसने कहा था कि एक छोटी सी हमारी एक छोटी सी शेल्फ लाइब्रेरी की, आपका पूरा लिटरेचर अगर हम लेके भी कंपेयर करें तो विच इज सुपीरियर, वेस्टर्न और ईस्टर्न लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर सुपीरियर है, वेस्टर्न। अब मैकाले ने क्या किया, उसने कहा कि इंग्लिश सिखाई जाए, जबकि किसने कहा, विलियम जोन्स ने क्या कहा था, क्या सिखाई जाए, संस्कृत एंड
संस्कृत एंड अरेबिक पर्शियन। फिर नेक्स्ट जेम्स मिल, ही अटैक्ड ओरिएंटलिस्ट, तो उसने भी अटैक किया, मैकाले ने भी अटैक किया। दोनों ने किस पे स्ट्रेस दी? टीच इंडियंस इंग्लिश, इंग्लिश वुड मेक देम सिविलाइज्ड। उसको था कि इंग्लिश आएगी तभी ये सिविलाइज्ड होंगे। अब फॉलोइंग मैकाले's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. अब मैकाले के माइन्यूट को फॉलो करके एक्ट पास किया ब्रिटिश ने, कौन सा? इन विच ईयर? 1835। एजुकेशन एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश इन 1835, जिसे कहते हैं हम मैकाले's माइन्यूट। पेपर में आ जाए व्हाट डू नो अबाउट मैकाले's माइन्यूट, तो ये वाली आपके पॉइंट्स आएंगे। कौन से ईयर में एजुकेशन एक्ट पास हुआ? In 1835 this education act was passed and it was based on Macaulay's minute decision was, अब इसमें क्या क्या लिया गया सुनो। English the medium of instruction of higher education, हायर एजुकेशन में मीडियम क्या आएगा बच्चों के पढ़ने का? इंग्लिश। जैसे अभी आपका इंग्लिश मीडियम है ना स्कूल, तो उसने भी क्या बोला कि हायर एजुकेशन अगर होगी तो उसमें मीडियम क्या होगा? इंग्लिश। स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस। क्यों? विलियम जोन्स के पीरियड में कितने मदरसा बने थे, स्कूल्स बने थे, कॉलेजेस बने थे। याद है बनारस में एक कॉलेज बना था, तो इसने कहा वो सब छोड़ दो, ओरिएंटल जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना अब वो नहीं बनेंगे, लीव दैट, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे। इट मींस ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस का डाउनफॉल हुआ ना, फिर अब डाउनफॉल हुआ ना। अब ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, अब ये दोनों इनका डाउनफॉल हुआ क्योंकि who was against the knowledge of East? Who was? थॉमस मैकाले। तो अब एक माइन्यूट, मैकाले के माइन्यूट के अकॉर्डिंग क्या आया? इंग्लिश एक एजुकेशन एक्ट इंडिया में आया, पास हुआ 1835 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच वाज मेन द मेन आप कहोगे लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन, मीडियम क्या बना? इंग्लिश। इंग्लिश बनी मीडियम, और साथ में इसने एक और बात बोली कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस है ना अब वो बंद हो जाएंगे। इट मींस कौन सी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस का डाउनफॉल हुआ? मदरसा, जो कि किसके पीरियड में बने थे? कोलब्रुक है ना, एंड विलियम जोन्स। तो बनारस में एक कॉलेज भी बना था, वो सब डाउन चले गए, ठीक है, क्योंकि वहां पे ओरिएंटलिस्ट नॉलेज थी, डाउनफॉल हो गया इनका। अब इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस। टेम्पल ऑफ डार्कनेस बन गए ना। क्यों टेम्पल ऑफ डार्कनेस बने? क्यों? बनारस वाला कॉलेज एंड कलकत्ता में जो मदरसास बने थे, क्यों उन्हें टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा गया? व्हाट हैपेंड विद देम? बताओ। क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज को इम्पोर्ट, ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे ना, एंड मैकाले वाज अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, तो उनका डाउनफॉल हो रहा था। दैट्स व्हाई दे वर नोन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस। वहां पे अब अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पे तो ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं रही बच्चों को, तो वो तो टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, तो वो टेम्पल ही ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बट डाउनफॉल हो रहा उनका, तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या कहा? टेम्पल ऑफ डार्कनेस। that were falling off themselves into decay. English textbooks now began to be produced for schools. अब schools में कौन सी टेक्स्ट बुक्स आई? बताओ, अरेबिक, पर्शियन के इंग्लिश? इंग्लिश। अब मैकाले माइन्यूट जो है दैट वाज, उसके अकॉर्डिंग एक एक्ट पास हुआ, दैट एक्ट वाज पास्ड इन 1835। क्या कहते हैं उसे? एजुकेशन एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1830। उसके उस सेक्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूं कि मैकाले के ना कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले तो आप यही बताओगे पास्ट इन, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1835। एजुकेशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? 1835। अब आप बताओगे कि मैकाले के व्यूज को लेके आया था ये एक्ट,
अब इसमें क्या क्या उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी? इंग्लिश क्या बन जाएगी? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंग्लिश को मेन रखा। और क्या बोला कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप ब्रिटिश उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या बन के रह गए ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस? टेम्पल ऑफ डार्कनेस, क्योंकि उन्हें कोई फंड्स ही नहीं मिल रहे थे, उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, वो तो बंद हो रहे थे। और वो कौन से इंस्टीट्यूशंस थे? मदरसा जो कहाँ पे सेटअप हुए थे? मदरसा कलकत्ता। एंड हिंदू कॉलेज कहाँ पे? बनारस। वो क्या बन गए? टेम्पल ऑफ डार्कनेस। अब मेन जो हम कहेंगे कि मीडियम लैंग्वेज जो इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में आई, वो कौन सी आई? इंग्लिश। मींस बाकी मीडियम जो भी बच्चों को पढ़ाए गए वो कौन सी लैंग्वेज में आए? इंग्लिश। और कौन सी लैंग्वेजेस का डाउन जानी शुरू हो गई? ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट नॉलेज, ओरिएंटलिस्ट आप कहोगे कल्चर, लैंग्वेजेस, एशियन नॉलेज, कल्चर, ये सब इसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ बिकॉज ब्रिटिश वांटेड टू मेक इंडियंस सिविलाइज्ड। क्या सिविलाइज्ड अगर अपनी लैंग्वेजेस सीखते तो उससे भी तो बन ही जाना था सिविलाइज्ड, है ना? तो इट मींस इसमें बिहाइंड दिस उनका अपना ही पर्सनल मोटिव्स थे। टीच इंग्लिश उनका अपना ही पर्सनल, उनके अपने मोटिव्स थे। अब एजुकेशन फॉर कॉमर्स, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। इन 1854 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, 1854 में अब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या भेजा? एजुकेशनल डिस्पैच टू इंडिया, जिसे कहते हैं वुड्स डिस्पैच। पहले मैकालेस माइन्यूट है, फिर वुड्स डिस्पैच। 1854 में इंग्लैंड में उन्होंने एक डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डिस्पैच भेजा इंडिया में, जिसे हम क्या कहते हैं? वुड्स डिस्पैच। किसके नाम पे है? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ब्रिटिश ऑफिशियल है, इसके नाम से जो डिस्पैच इंडिया में आया जिसे हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच। शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ चार्ल्स वुड्स डिस्पैच नहीं मैं बोल रही हूँ वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच चार्ल्स वुड के अंडर बनी, ठीक है। अब चार्ल्स वुड थे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ, एक मिनट, वुड्स, who was Charles Wood, president of board of control of the company, East India Company, president of board of control of East India Company. अब it has come to be known as Wood's dispatch, ठीक है। 1854 में Wood's dispatch came to India। अब इसमें क्या क्या था? Outlining the educational policy that was followed in India, it emphasized once again the practical benefits of the system of European learning and opposed Oriental knowledge। तो इसने भी किसको अपोज किया? किस नॉलेज को अपोज किया? ओरिएंटल नॉलेज। किसको इंपॉर्टेंस दी? इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न लर्निंग, नॉलेज ऑफ वेस्ट, उस पर इंपॉर्टेंस दी। किसको डिस्करेज किया? वेरी गुड, इंडियन लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया। ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किए। वुड्स डिस्पैच इंडिया में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड अबाउट मैकालेस माइन्यूट, देन अबाउट वुड्स डिस्पैच। इज इट क्लियर?